नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 24 नवंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। और दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 30 है और यह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय राज्य शासन कैसे काम करता है से ली गई है और इसमें शासन की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शासन की कार्य प्रणाली के बारे में इसमें क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं शासन की कार्य प्रणाली। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना और मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। आप एक चित्र देख सकते हैं और इस चित्र में लोकतंत्र अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ आप एक प्रेस वार्ता को देख सकते हैं और दूसरे में आप सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का एक स्वस्थ हिस्सा माना जाता है क्योंकि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, अगर वह उनकी उम्मीदों को खरा न उतरे या उनकी उम्मीदों के विपरीत कार्य करे तो जनता को यह अधिकार दिया गया है कि जनता उसके नीतियों का विरोध कर सकती है। अब प्यारे बच्चों, एक गतिविधि दी गई है और गतिविधि निम्नलिखित है कि निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाइए। पहला है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग का जो कार्य होता है वो विद्यालयों का निर्माण करना होता है, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना होता है, बहुत सारे होते हैं। कृषि विभाग खेती को समुन्नत करना। लोक निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, पार्कों का निर्माण करना आदि इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों का निर्माण करना आदि। इसके बाद एक दूसरी गतिविधि दी गई है, सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाएं। अर्थात सरकार कौन कौन से काम करती है उसके लिए आपको एक समाचार पत्रों से कटिंग करनी है और उसका एक जखीरा बनाना है जिसे कोलाज कहा जाता है। ये वर्कशीट थी प्यारे बच्चों। अब इस वर्कशीट के आधार पर हमें कुछ सवालों का जवाब देना है। यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, 3 सवाल हैं। पहला है सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। दूसरा है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। तीसरा सवाल है
उपयुक्त कॉलम में लिखिए, यानी कि 2 कॉलम दिए गए हैं, विधायिका और कार्यपालिका। इनमें हमें इन बिंदुओं को समाहित करना है। सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना। अगर हम विधायिका की बात करें तो संविधान सभा में विधायक और कानून बनाना 2 इसके अंतर्गत आएंगे, और कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री तथा कानून लागू करना, इनको शामिल किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की वर्कशीट में हम इन दिनों रहीम के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं, और आज की इस वर्कशीट में भी रहीम के दोहों को ही आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है रहीम के दोहों के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पहला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। अर्थात प्रसंग जो है इसका, वो रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। दूसरा दोहा है, तोते बादर क्वार के जो रहीम धहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। अर्थात रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में सितंबर और अक्टूबर में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। तीसरा दोहा है, धरती की सो रीत है, सौत धाम ओह में, जैसो परेसो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। अर्थात इसमें रहीम जी धरती की तुलना हमारे शरीर से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार सहता है, उसी प्रकार सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर दुख और सुख को, या तो अच्छे और बुरे समय को, उसी प्रकार से सह लेता है। अर्थात धरती और इंसान का शरीर दोनों एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। अब प्यारे बच्चों, कुछ सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट के आधार पर, जिन्हें हमें पूर्ण लिखना है। पहला सवाल है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान बताई गई है? तो सज्जन पुरुष की रहीम साहब ने यह पहचान बताई है कि सज्जन पुरुष की यह विशेषता है कि वे अपनी संपत्ति का संचय भी दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। दूसरा है, क्वार के महीने में क्या होता है? तो क्वार के महीने में ऐसे बादल आते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अगला सवाल है, धरती बादल शब्द के 3 पर्यायवाची लिखने हैं। धरती और बादलों के हमें 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो धरती के है भू, भूमि, धरातल, और बादल के मेघ, जलद। दोस्तों ये जल्द लिखा है लेकिन आपको जलद लिखना है, ला पूरा बनाना है, और जलधर। अगला है, रहीम जी ने धरती और हमारे शरीर में क्या समानता बताई है? तो दोनों ही बदलते मौसम की मार सह लेते हैं, ये विशेषता बताई है। अंतिम सवाल है, परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। बच्चों, क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपके अनुभव अलग हैं, मेरे अनुभव अलग हैं, इसीलिए सवाल जरूर हमारे जवाब मिले ये ज़रूरी नहीं है। परंतु मैंने जो अपना अनुभव लिखा है वो इस प्रकार है। हाँ, हमने अनेक बार परोपकार किया है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक महिला मिली जो भूखी थी और उसने मुझे खाना खाने के लिए पैसे देने के लिए कहा। पैसे मैं ना दे सका, लेकिन मेरे पास खाना था जो मैंने उस महिला को दे दिया। उसने वह खाना मेरे सामने ही खाना शुरू कर दिया। उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया आप कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन।
फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।